अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। नाजरीन, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पहले तो हमने मुबारकबाद दी थी 26वीं आईनी तरमीम के, क्योंकि इतना वक्त का ज़िया था और कोई ख़बर आती नहीं थी, अवाम के मफाद की कोई खबरें चलती नहीं थी, पूरे मीडिया पर जीनत थी कि कौन होगा नया चीफ जस्टिस। बिल आखिर नोटिफिकेशन हो गया। एक कमेटी जो बनाई गई थी 12 रुकनी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया है, मुशावरत में कोई हिस्सा नहीं लिया है, तो पूरी कौम को मुबारक हो। जस्टिस याह्या अफरीदी, जो कि हम 2 रोज से पहले ही कह रहे थे कि वो ही इज़ द मोस्ट फेवरेट और वही हो गए नए चीफ जस्टिस, तो बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी को मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए सब उनके चैम्बर में आए, लेकिन वो जस्टिस मंसूर अली शाह के पास खुद चलकर गए, उनके चैम्बर में गए और वहां पर गुफ्तगू की हुई इन दोनों की। ये बहुत एक अच्छी पॉजिटिव हमें नजर आई। दूसरी जानिब बहुत से ऐसे हल्के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं ही कि क्यों आखिर जस्टिस याह्या अफरीदी को बनाया गया है। सीनियरिटी के लिहाज से तो जस्टिस मंसूर का नाम आता था, लेकिन बहुत से वकला बरादरी के भी ऐसे हल्के हैं, बहुत सी ऐसी बार्स हैं। कराची के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हुआ है, जहां पर सीरियस रिजर्वेशंस है, क्योंकि हर कोई 26वीं आईनी तरमीम को मानने को तैयार नहीं है। हामिद खान ग्रुप तो ऑलरेडी कह चुका है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन इसका प्रोसीजर होगा क्या, ये कैसे तय पाया जाएगा कि आखिर कौन सा मुकदमा जो है वो आईनी है और किस मुकदमे की समाअत सुप्रीम कोर्ट करेगी या किस मुकदमे की समाअत आईनी बेंच करेगा। लेकिन पहला मुकदमा जो है वो आईनी बेंच की तरफ दे दिया गया है, वो मुलाजमीन को बरतरफ करने का था, बरतरफ करने का मुकदमा। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है, ये रिमार्क्स थे उनके, कि इसमें आइन की शिक है, उसकी तशरीह होनी है, तो ये एक आईनी मुकदमा बनता है, इसकी समाअत हम नहीं कर सकते हैं। मतलब अब एक नई खिचड़ी और एक नई बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है। मेरे साथ जुल्फिकार राहत साहब और वो राना साहब तो वैसे ही हमारे शो की जान है, हमारे साथ मौजूद है। राहत साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे, बिस्मिल्लाह हम आपसे करते हैं, ताकि राना साहब ना फिर आपके साथ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स अच्छे कर ले। ये बिस्मिल्लाह करता है, मैं इन्ना लिल्लाह करता हूं। आर्ग्यूमेंट आज तो मैं आपको देख के हैरान हूं। बड़ी जरूरी होती आप देख रहे हैं राना साहब, बदले बदले से हालात है, चहक रहे हैं, हेयर स्टाइल चेंज हो गया। अफरीदी अदलिया में ना जो अल्लाह ने के फजलो करम से एकदम इनकलाब आया ना, उससे मैं बहुत यंग चीफ जस्टिस आया है, तो अब वो भी ना अपने आप को यंग ग्रुप में लाना चाह रहे हैं। खैर, इज़हार राना साहब से हम बाद में बात करेंगे। राहत साहब, अब ये कैसे तय होगा कि ये मुकदमा आईनी है, आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा? और द मेन पॉइंट इज, जो मुझे जिसको सुन के बड़ी हैरानगी भी हुई है, जाहिर है आवाम के ज़हन में भी ये सवाल होगा कि ये क्या लॉजिक हुई कि ये बेंच ये केस समाअत करेगा। ऐसे तो ये है कि तसल्ली चल जाएगी जजेस में, ये बेंच सुने, हम क्यों सुने, हम सीनियर हैं। फिजा, कुछ चीज़ों की तो निशानदेही आपने कर दी, लेकिन अभी जब आप बात कर रही थी अपने इब्तदाइये में, तो मैं सोच रहा था कि काश जितनी बाल टू बाल कमेंट्री अदलिया के इस मसले पे हुई है, काश जितनी हमने रिपोर्टिंग की है, हमने तज़किये दिए हैं, काश ये गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान देने के इशू पे हम बहस कर रहे होते। काश सारी पार्टीज अपना अपना को फार्मूला वहाँ पे पेश कर रही होती कि मेरे पास ये प्लान है, मेरे पास ये सलूशन है, मेरे पास ये इसका तरीका है। और काश आज अदलिया को इस तरह नीचा दिखाने की हर शख्स के अंदर जो ख्वाहिश थी, उसकी जगह गरीबों के हकूक़ के लिए वो बात कर रहे होते हैं, तो काश हमें आज बड़ी खुशी होती। लेकिन पूरी दुनिया में जजेस भी होते हैं, चीफ जस्टिस भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ हमने चीज़ों को इस तरफ ले गए हैं कि हमने तवज्जो हटाओ प्रोग्राम के तहत ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, कि चूँकि एक इशू चाहिए होता है और फिर बाल टू बाल कमेंट्री उस पर करनी है, और फिर 5-10 दिन 20 दिन महीना एक इशू पे निकल जाता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट वाला इशू है, मुझे नहीं लगता कि इससे जान छूटेगी। ये मामला आगे बढ़ेगा, जिस तरफ आपने निशानदेही की है, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। असल में गवर्नमेंट का इसमें बड़ी एक बरीक सी वारदात ये भी थी कि याह्या अफरीदी साहब के बारे में उनका ख्याल था कि ये इनकार कर देंगे, और उन्होंने बात की भी अपने दोस्तों में कि मैं इस पे इनकार कर दूंगा और मैं सीनियर लोगों को जिस तरह पीछे करके मुझे बनाया जा रहा है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो उसमें ख्याल ये था आजम नज़ीर तारड़ साहब और कुछ दोस्तों का कि जब वो इनकार करेंगे तो हम उसकी दूसरी ऑप्शन के तौर पे नीचे चले जाएंगे अमीनुद्दीन खान साहब के पास, तो उनको कहेंगे कि जी उनको हम बना देते हैं, तो उनकी अलाइनमेंट ऑलरेडी आपको पता है किस तरफ है। तो उसके बाद अगर ये लिटिगेशन में भी मामला जाता है, दोबारा से अपील में भी जाता है और उसको चैलेंज भी किया जाता है, तो देन भी
काजी फैज ईसा साहब एग्जिस्ट करेंगे, मौजूद रहेंगे और वो इस पे अपील सुनते रहेंगे, मामला इस पे मजीद लटक जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरी इतला ये है कि या अफरीदी साहब को कुछ उनके कुलीग जजेस ने कहा कि आप ऐसा ना करें, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और उन्होंने ये पेशकश एक्सेप्ट कर ली और एक बहरान ख़त्म हुआ। लेकिन आगे जो सुप्रीम कोर्ट से और आपको खबरें मिलेंगी, एक तो आज आपको मिल गई जस्टिस अजहर रिजवी साहब ने एक 22 पेजेस का नैब तरमीम के ऊपर एक इख्तलाफी नोट दिया है, जिसमें काजी साहब को जाते जाते उन्होंने एक सलामी पेश की है और उन्होंने कहा है कि काजी साहब इख्तलाफ अपनी जगह, नाराजगी अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन दुश्मनी का भी कोई तरीका होता है जी। आपको अगर एजाजुल एहसन साहब से मसला था, बंदयाल साहब से मसला था, लेकिन ये जो लैंग्वेज जो तरीकाकार है ये दुरुस्त नहीं है जी। तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है जुडिशल हलकों के अंदर। मेरी इतला यह है कहते मैनल्ला साहब भी कल कोई इस तरह का नोट या आने वाले एक दो दिनों में दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद नैब तरामीम का जो केस है उसको एक गुफ्तगू में आ जाएगा और एक नया इशू आपको मिल जाएगा, और उसके लिए एक रिव्यू फाइल हुआ तो काफ़ी देर से है, 1400 सफ़े का रिव्यू है, और जिस शख्सियत ने किया है उनका नाम है डॉक्टर अनवर अली सहतू। ये वो साहब हैं कि जिन्होंने 562 अरब रुपए पहले भी गवर्नमेंट के खजाने के बचाए थे, ठीक, जो बाहर ही एक बहुत बड़ी वारदात हो रही थी और जिसमें मुख्तलिफ लोग थे, मैं अभी उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो रिकॉर्ड के अंदर वैसे मौजूद है, दस्तावेजात के अंदर मौजूद है, और उसमें एक्शन हुआ था, नैब के एक डीजी भी सैक हुए थे और बहुत ज़्यादा पंडोरा बक्स खुला था। अभी वही अनवर अली सहतू साहब नैब का रिव्यू पिटीशन लेके पहुंच गए और वहाँ पे जो उनकी गुफ्तगू हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। उनको पहले कहा कि जी आपने फीस नहीं लगाई 10,000 की, उन्होंने कहा जी देखो नाल लगी हुई है। फिर उन्होंने कहा जी कि आपने लैंग्वेज जो इस्तेमाल की है काई साहब के बारे में ये गलत है। उन्होंने कहा जी कि ये कोई ऐसा तरीका नहीं कि इसकी बेस के ऊपर आप इसको टर्न डाउन कर दें। फिर उसको कहा गया जी आपने इतनी बड़ी पिटीशन डाल दी है 1400 सवाद की। उन्हें कहा इस नाल तो मैं 3 बच्चियां की शादी करवा देंदा, मैं तो अपनी जेब चो पैसे लाए ने, सो मैं तो इसको लेके आगे चलूंगा। तो इस पे आने वाले दिनों में आपको काफी खबरें मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब वो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी पार्टी वाला जज वो है, जाओ उसके पास मुकदमा लेके जाओ और टसल आपस में शुरू हो जाएगी कि हम नहीं सुनेंगे, आईनी बेंच सुने। फिजा टसल शुरू तो तब होगी जब वो खत्म होगी, टसल कंटिन्यू होगी ना, टसल तो चल रही है। या अफरीदी साहब की एज क्या है? वो 59 है ना, अभी उनके को 8 साल बचे हुए। लतीफा सुने हो आप? उनके 7-8 साल नौकरी रहती है। अभी उनकी 8 साल नौकरी रहती है। अभी 3 साल बाद जब वो चीफ जस्टिस से फारिग हो जाएंगे तो 5 साल क्या करेंगे वो? मतलब इसका कोई किसी के पास जवाब नहीं है। क्या वो रिटायर हो जाएंगे या 5 साल वो यादें माजी को याद करके वो कहीं कोने में बैठे रहेंगे? मुझे या अफरीदी साहब पे बड़ा हुस्न ज़न है। मेरा यकीन है कि जिस तरह उनको पेंट किया जा रहा है वो वैसे नहीं है। कैसे पेंट किया जा रहा है? भाई ये कहा कि भाई हुकूमत अपनी देखे ना, ऑपरेशन रद्दुल मंसूर कामयाब हो गया ना, और रद्दुल मंसूर ऑपरेशन की कामयाबी के बाद एक और चीज हुई। आज 2 जुमले देखे ना, एक ये और एक ये कि फायज काजी किस्सा माजी, ठीक है ना, वो एक माजी का किस्सा बन गए। अपनी वो मीर तकी मीर का शायद शेर है कि तोमत चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले, वो ऐसे काम लिए आए सन। अच्छा, अब आप देखें कि जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की जजों के हवाले से अपने, इतनी सख्त लफ्ज ना मेरे अल्लाह करे मुंह से निकल जाए, हालांकि मतलब इतनी गैर मुहज्जिब घटिया किस्म की जबान उन्होंने इस्तेमाल की। एक चीफ जस्टिस को जेब ही नहीं देती। आप इख्तिलाफ करें, इख्तिलाफ में तो हुस्न में भी तो हुस्न होना चाहिए ना, को खूबसूरती होनी चाहिए। काजी साहब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आखिरी दिन भी अपनी तनख्वाह पूरी करने के चक्कर में थे कि काजी साहब आए कैसे जी। इससे पहले जस्टिस एजाजुल हसन ने चीफ जस्टिस बनना था, नामालूम वजूहात की बिना पे जस्टिस एजाजुल हसन साहब इस्तीफा देके चले गए और काजी साहब आ गए। बिल्कुल सेम जैसे इंक्वायरी खुल गई थी। जस्टिस एजाजुल हसन की बात कर रहे हैं, उन पर इंक्वायरी तो जिसकी भी सब पे कुछ जिस पे मर्जी खोल दे। इंक्वायरी का क्या है, ठीक है ना, इंक्वायरी और मेरे कमरे की खिड़की तो कभी भी खुल सकती है, उसका क्या फर्क पड़ता है? आप किसी के खिलाफ दरखास्त दे दें, इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो बात ये नहीं थी। उनको जिस तरह वो गए
और इस्तीफा दे के भागे और काजी साहब को लाया गया, उसे चीजें समझ आ रही थी। अब काजी साहब इस चक्कर में उन्होंने तो कल इंतहा कर दी ना कि जाते जाते ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे थे कि फिर सोच लो, मैनू ही रख लो, और फिर एक बारी मैं तुहानू चांस दे रहा, मैनू रख लो, मेरी देखो मैं किहो जी गल्लां कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं क्या आप लोगों के वो कर सकता हूं गुलामी। एक भयानक माजी। जस्टिस मुनीर के साथ में उनका नाम इसलिए नहीं लिखूंगा कि कहीं जस्टिस मुनीर की रूह ना नाराज हो जाए, हालांकि हम सबसे ज्यादा वोस्ट जज उन्हें करार देते हैं। इनके दौर में पाकिस्तान जितना सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ काजी साहब के, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इन्होंने इंसानी हकूक के हवाले से बदतरीन रिकॉर्ड बनाया, जमहूरी हकूक के हवाले से बदतरीन रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने ऐसा सियासी क्योस पैदा किया कि जो आज तक नहीं समझ रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि याहिया साहब जो हैं, एक तो वो याहिया फिर आफरीदी हैं, ठीक है ना, तो आफरीदी तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं फ्रंट फुट पे छक्के मारने के, ठीक है, और मेरा ये यकीन है कि ये वो वाले आफरीदी नहीं पठान होने का फायदा ना ले आप यहाँ पर। नहीं सुन लेना, मेरा ये यकीन है कि ये वो वाले आफरीदी नहीं है जो 2 छक्के मार के आउट हो जाएंगे, ठीक है। हम साढ़े शाहिद अफरीदी अगर उसका तो ये रिकॉर्ड था, उसका ट्रस्ट हम उस पर करते थे कि वो अंदर आता था तो मुझे पता होता था 5 आउट अब 6 हो जाएंगे, तो लेकिन मेरे इनके ऊपर ये ट्रस्ट है कि ये इंशाल्लाह बेहतर फैसले करेंगे, क्रीज पे रहेंगे और अपने जजेस ब्रदर्स को लेके चलेंगे। जस्टिस मंसूर के चैम्बर में जाना, इट इज अ वेरी ग्रेट जेस्चर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल मेरा और है कि कैसा फील होगा कि जब सीनियर जजेस में एक जूनियर चीफ जस्टिस बैठेगा तो उस बेंच का माहौल क्या होगा। अब इन्होंने वो फार्मूला तो लगा लिया कि जी आर्मी चीफ को हम लाते हैं, तो आर्मी चीफ जब आते हैं तो उनसे जो सीनियर होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं। अब मैं आखिरी एक जुमला सुन लें, मेरी इतलात ये है कि अब हुकूमत ये जोर लगा रही है कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और ये सब रिजाइन कर दे, ठीक है। 5-7 मरन गुआंढना ते रन ओनू ताप चढ़े, हट्टी साढ़े करार दी जिथे दीवा नित बने, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे, ठीक है। 5-7 की कहंदे ने हो विच मिर्जा यार फिरे, ठीक है ना, तेरे ओनू ताप चढ़े हैं तो गलियां हो जान सुनिया विच मिर्जा यार फिरे। ये मिर्जा यार को फिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो पहले आप गाजी साहब को कह रहे थे, अब आपने अफरीदी साहब के साथ कह दिया ना। बात ये कि मिर्जा तो एक ही है ना, मिर्जा को तो अकेले फिरना चाहिए ना गलियां। नहीं साहिबा तो मिर्जा तो एक ही रहता ना, उसकी शक्ल बदल जाती है, मिर्जा वही रहता है, ठीक है। गुआंढना मर जान, ताप चढ़ जाए किसी को किसी दी हट्टी सड़ जाए, वैसे ही सफाया हो जाए, वो अलग बात है। बिल्कुल ये ख्वाहिश है ना। लेकिन राहत साहब, द पॉइंट इज कि जैसे पिक्चर राणा साहब ने की है, आपके पास क्या इतलात है, क्या वाकई बाकी सीनियर जजेस रिजाइन करने का कोशिश की जाएगी कि वो रिजाइन कर जाए? ये बाकायदा मशवरा दिया गया और बाकायदा तौर पे कहा गया और कहलवाया गया कि जी दोनों का इस्तीफा देना बनता है, मुनासिब नहीं, सुपरसीड हो गए तो इस्तीफा दे दें। तो फौज के अंदर चूंकि ये रवायत है, इस्तीफा वहाँ पे दे दिया जाता है। अच्छा, अभी एक स्पीड ब्रेकर और भी है। एक तो मेरे भी ख्यालात राणा साहब से इस हवाले से मिलते जुलते हैं। मैं समझता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब जो है ये वाकई एक चीफ जस्टिस बनेंगे, ये शायद वो किसी के तर्जुमान या किसी के साथ उस तरह नथी ना हो सकें जिस तरह की बातें हो रही, और वो अपराइट तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, अपने कलीग्स को भी वो इसी तरह लेके चलेंगे। और यही शायद वजह है कि जो सीनियर जजेस थे दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया, वो अफरीदी साहब के साथ मेरी इतला है कि कंफर्टेबल है, यानी फैसले को उन्होंने एक्सेप्ट एक तरह से कर लिया कि उन्होंने कहा कि अफरीदी साहब से हमारी जाती लड़ाई तो है नहीं। आईनी बेंच को कौन लीड करेगा? अच्छा, यही मैं बात करने लगा था कि अभी स्पीड ब्रेकर और है, अभी और चीज़ है। मसलन अब आईनी बेंच का मामला फिर सीनियरिटी है, फिर आप जूनियर जजों को तो नहीं बना सकते। yes. उस पर भी मनीब अख्तर सीनियर है, उस पर भी शाह साहब सीनियर है, तो उस पर भी उसे नीचे देखिए ना 3-4 लोगों को अगर आप लेते हैं तो उस पर भी सीनियरिटी में उनमें से ही कोई हेड करेगा। और आईनी जो केसेस हैं उसी नौयत के केसेस हैं जिस पे फटा पड़ना, और उसके अंदर फिर वो सारी चीज़ें आनी है। और अभी नुसरत जवेद साहब जो हमारे सीनियर साथी हैं, उन्होंने एक और भी इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जी अरशद शरीफ साहब का जो केस है वो भी महीने के अंदर अंदर मुल्ज़म असल हालत में कौम के सामने होंगे। अब वो सामने होंगे और वो भी अदलिया से कोई रास्ता निकलने जा रहा है, ठीक है, यानी अदलिया के अंदर पिटीशन पड़ी हुई है। यानी अभी काफ़ी मामलात ऐसे हैं कि जो रौनक लगी रहेगी।
और एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको छोटी सी अर्ज कर दूं कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब सब जानते हैं, उन्होंने एक पिटीशन डाली जिन दिनों में मसवदे का नहीं ना पता चल रहा था कि मसवदा असली कौन सा है नकली कौन सा है, तो उन्होंने एक पिटीशन डाली इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला महफूज कर लिया उस पर। जब तरमीम पास हो गई आज, तो उनका वकील गया कि मैं विड्रा कर लूँ, तो चीफ जस्टिस अमर फारूक साहब ने कहा कि अभी तो फैसले के करीब हम पहुंच गए थे, तो आप विड्रा क्यों कर रहे हो ना कि सर तरमीम दा असी मसवदा मंगया सी ते पास भी हो गई पास हो गया बिल, तुसी आज कह रहे हो कि वापस ना लवो, तो उन्हें कहा अच्छा चलो वापस ले ले, तो आज उन्होंने उसको विड्रा कर। ये हालत है हमारी अदालतों की, और ये है इसमें मैं एक और बात हाई कोर्ट की जो जुल्फकार राहत साहब ने जिस तरफ इशारा किया है ना, और मैं जो कह रहा हूं कि मुझे अफरीदी साहब से कुछ और तवक्को है। ये जो नैब का केस अगर कल लग जाता है, रिव्यू पिटीशन जो है उसकी, तो आप समझ लें कि किसकी फटियां पनी जाएंगी, ठीक है ना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बहुत ही अहम खबर जो कि हम अपने व्यूवर्स से शेयर करेंगे और उस पर मैं एनालिस्ट से तज्जिया भी लूंगी कि अगर आपने कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है, ये जो 26वीं आईनी तरमीम में बिल पास हुआ है, इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस वाले एक रौला नहीं मचा हुआ था कि वो कौन होगा, आईनी बेंच होगा, ये होगा। असल जो अवाम से रिलेटेड खबर है वो तो ये है जो कि मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। वो ये है कि खबर सामने आई है कि पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपने अपील दायर करनी थी तो उसकी जो फीस थी वो थी 50,000 रुपए। अब सोच समझ के आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंखें दिखानी है या आपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई अपनी अपील दायर करनी है, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने अपील दायर करनी है तो उसकी फीस है 10 लाख रुपए। 10 लाख जिसकी जेब में है, उसके बाद 10 लाख वाला वकील करने की जिसकी औकात है, वही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान का हुआ, आपका मेरा और राना साहब का ना हुआ। वैसे गरीब लोगों का तो पहले भी इन अदालतों में कोई हक ही नहीं है, वो तो बेचारे रुलते रहते हैं और रुलने के लिए शायद पैदा हुए हैं। और केसों की जो पेंडेंसी है और जो लोअर कोर्ट्स के अंदर करप्शन है, वो तो इस लेवल पे पहुंच गई है कि उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं। और वहाँ पे कहते हैं कि जी ये देखें, इफ्तिखार चौधरी साहब भी ऐसे ही करते थे, वहाँ से ये रवायत शुरू हुई। वो एक 9-10 बजे सुबह टिकर चलता था इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, और वो फैसला करता था कि अगले 36 घंटे में इस मुल्क में क्या होगा। तो वही रवायत अभी तक चल रही है, बाल टू बाल कमेंट्री और उसी तरह की चीज़ें। जो आपने बात की है, ये वाकई बड़ी बरीक सी एक वारदात हुई है। एक वफाकी शरई अदालत का फैसला था जिसमें कहा गया कि फिलफौर सूद को ख़त्म किया जाए। फिलफौर। अच्छा, उसके बाद ये जो तरमीम के अंदर डाल दिया गया कि 2028 तक एक्सटेंशन मिल गई, यानी उस फैसले को भी और वफाकी शरई अदालत के उस डिसीजन को 2028 तक ले गए, और फजलुर रहमान साहब ने इसमें एक रोल प्ले किया। अब तकी उस्मानी साहब और कई मौलाना हजरात ये कहते हैं कि हमें अल्फाज नहीं मिल रहे कि मौलाना के लिए क्या यूज करें, कि उन्होंने कमाल कर दिया, सूद का रास्ता ही रोक दिया। एक साहब ने कहा तकी उस्मानी साहब कि उनका हाथ चूमने को दिल करता है। और आप अंदाजा करें कि जो फैसले पे फिलफौर अमल होना था, अब 2028 तक एक्सटेंशन हो गई। अच्छा, साथ ही साथ जी जो बात आपने की बिल्कुल ठीक है, मैं यानी 10 लाख तक चली गई है वो। अब देखें, वहां पे तो कोई मुंह पहले ही नहीं करता था फ्रेंकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो अब तो 10 लाख का नाम सुन के कोई गरीब आदमी सोचेगा नहीं बेचारा। बिल्कुल ठीक हो गया। राहत साहब का पॉइंट आ गया। राना साहब, आपका पॉइंट मैं बाद में लूंगी इस इशू पर। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इशू तो हम बुशरा बीबी को डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन अभी ये जो 10 लाख वाला फीस का मामला है, अगर आप इस पर भी कमेंट करना चाहें तो कीजिएगा। बट माई क्वेश्चन इज कि बुशरा बीबी को क्या ये हुकूमत या अदलिया या व्हाट्सोएवर इसके पीछे जो है, क्या उनके इरादे नजर आ रहे हैं कि वो उनको बाहर लाना चाह रहे हैं? देखिए, आज तो काफी ये कहा जा रहा है कि उनको रिलीज कर दिया जाएगा कल, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात है। और उन्हें रिलीज फौरन जो है वो करना चाहिए, ताकि एक मुल्क में सियासी दर्जा हरारत जो है उसमें कमी आए और मुल्क में हम कोई बातचीत कोई उस तरफ जो है वो हम आगे जा सकें। अगर उन्हें रिलीज किया जाता है तो इससे यकीनन एक सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी। अच्छा चौधरी साहब, इशारा अर्ज कर रहा हूँ आपका। आज मैं एक बयान देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि मौजूदा पीटीआई की क़यादत ने पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो सर कुछ थोड़ा सा बताएं ना हमारे देखने वालों को, कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से पीटीआई को नुकसान पहुंचा मौजूदा क़यादत में सर, ताकि ज़रा हमें भी इल्म हो जाए।
देखिए राणा साहब, बात ये है कि ये जो लीडरशिप है ये ऑनरेबल लोगों के ऊपर है, इसमें मुझे कोई राय नहीं है मेरी। मैं समझता हूँ कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ऑनरेबल लोग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इनका जो है वो काम नहीं है। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि पीटीआई की जो एक पॉलिटिक्स है वो एक बड़े क्राइसिस में इस वक्त है। आप देखिए कि एक दिन सुबह और फैसला करते हैं, शाम को और फैसला करते हैं। सुबह आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं, शाम आप उनके खिलाफ हो गए। अगले दिन आप जो है वो एक कमेटी में शामिल होते हैं, अगले दिन आप अगली कमेटी से निकल जाते हैं। अब आपने फ़लस्तीन की कमेटी के ऊपर आप साथ नहीं बैठे कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बैठ गए। कल आप मंसूर अली शाह साहब का या जो चीफ जस्टिस का डिस्कशन थी उसके ऊपर नहीं बैठे, आप कॉन्स्टिट्यूशन और बेंचेस कमेटी में आप क्या करेंगे? और एक दिन आप एहतजाज के लिए लोगों को कहते हैं कि सारे निकल आए, और अगले दिन आप कहते हैं कि वो लीडरशिप तो ने गिरफ्तार तो नहीं ना होना, तो फिर आपने हज़ारों लोग गिरफ्तार क्यों करवा दिए? तो एक बड़ी कंफ्यूजन है पीटीआई की लीडरशिप में, एंड इट्स रियली आई थिंक पीटीआई की जैसी बड़ी जमात जो है उसको बिल्कुल इन्होंने एक खुले लाइन लगा दिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ? देखिए हमारा तो देखे ना, खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है। खान साहब की पहली तो उनसे मुलाकातें खुले, जो आप सुना है कि कल परसों खुलेंगी। उसके बाद जो भी वो मुनासिब समझे या जैसे हम आगे जाएं, और अभी नहीं पता कि कैसे होगा, बट अभी तक तो जो भी है लीडरशिप उसको बारह सोचना चाहिए। आपसे कुछ देर पहले मैं देख रहा हूँ, देखिए आप उन्होंने अपने एमएनएस को एक नैरेटिव बनाया कि इन लोगों को उठाया गया था, इन पर तशद्दुद हुआ। 24 घंटे के बाद वो नैरेटिव ये हो गया कि नहीं, ये सारे बड़े ये तो खुद गद्दार थे और इन्होंने तो खुद पैसे ले लिए। अब आप देखिए, अब आप अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा हूँ कि जी इन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं अपने पार्टी के एमएनए एमपीएस को कि जी आप एहतजाज में क्यों नहीं नजर आ रहे। अब आप उस तरह करेंगे तो फिर आपके तो सेक्रेटरी जनरल साहब भी नहीं रह सकते पार्टी में, अगर एहतजाज के ऊपर नजर आने की बात है या उसके ऊपर है, या आपके बाकी सदर या वो लोग क्या करेंगे। सो ये नॉन इश्यूज में अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, और एक ही फोकस है कि पार्टी में हमारे अलावा कोई और ना रहे। सिर्फ इसी फोकस के ऊपर पीटीआई की मौजूदा तंजीम लगी हुई है। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये डायरेक्शनलेस भी मामला हैं, लीडरलेस भी हैं, और लोग कंफ्यूज्ड भी हैं और कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड भी हैं, ये सारी सिचुएशन पीटीआई के अंदर हम देख रहे हैं। और इन हालात के अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज़ को पाकिस्तान की जो मौजूदा रवायती सियासत है जिसमें हम सियासत कर रहे हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। और जिस तरह राणा साहब ने बात की, देखिए आप जैसे जो लोग थे जो ग्राउंड रियलिटीज़ को निचले लेवल से इस सारी सियासत को समझते हैं कि किस तरह चीज़ें आगे चल सकती हैं, और जिस तरह डिसीजंस की आपने बात की कि अभी पूरी पीटीआई पिछले एक महीने से लगी हुई है कि मौलाना के चेहरे के ऊपर नूर आ गया, मौलाना साहब अजीम आदमी है, वो सारे क्लिप पूरे मीडिया के पास मौजूद है। अब वो सारा शिफ्ट करके सारे गालियां देने पे लग गए। तो ये डिसीजन मेकिंग करने वाले कुछ बेहतर लोग जो पॉलिटिक्स को समझते हो, वो कब आगे आएंगे और कब वर्कर जो मरवाए जा रहे हैं, थकाए जा रहे हैं और अपनी ताकत को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उसको बचाया जाएगा? अब पहले तो इमरान खान तक को इन्फॉर्मेशन पहुंचे ना, जाहिर है इमरान खान को जो मिल रहे हैं उनको तो बता रही है ना कि जी बड़ी ज़बरदस्त हो गया है, एहतजाज ज़बरदस्त हो गए हैं यहाँ पे, तो पाकिस्तान में हर आदमी जो है वो बाहर निकला हुआ है और आपकी डिमांड कर रहा है। जाहिर है अगर खान साहब को ये इन्फॉर्मेशन हो रही है तो वो फिर उसी पे फैसले करेंगे ना। पहले तो ये है कि कोई हकीकत तो उन तक पहुंचे और बताए कि उन्हें कि जी क्या हालात है किसने, और अल्लाह करे ये बुशरा बीबी कल बाहर आएंगी तो फिर ये एक कम अज कम एक सोर्स होगा उनको सही बात बताने का। अब ये लीमा बीबी भी जेल में है, पूरा खानदान जेल में है, और ये लोग सिर्फ यही लगे हुए हैं कि फलाने को भी निकाल दो, फलाने को भी निकाल दो। चौधरी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि वो दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी डील हुई है। आपको क्या लगता है? एनी कमेंट्स ऑन दैट? देखिए जी, अली अमीन जो है वो इमरान खान के बड़े करीबी हैं, और बट एज अ चीफ मिनिस्टर उनके राब्ते भी होंगे, लेकिन वो इमरान खान को कोई धोखा नहीं देंगे, वो इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे। बाकी ये है कि देखिए हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही डिलीवर करना होता है।
तो वो जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है चौधरी साहब की। पहले हमारा जो उस इशू पर भी बात कर लें और बुशरा बीबी के केस पे भी बात कर ले। आज जज मौजूद नहीं थे। पहले एक जज छुट्टी पर चले गए, दूसरे अदालत में मौजूद नहीं थे, वो रुखसत लेकर पहले चले गए, मतलब उनकी रोप कार्ड नहीं। ट्रायल कोर्ट की बात करी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उनको दे दिया जमानत। वो ना पता चला कि वो सारे नमाज जनाजा में गए। किसकी? वो किसी नामालूम की या को होगा। तो मुझे किसी ने कहा कि, मैंने कहा रोप कार्ड जारी नहीं हुई, तो उसने कहा कि जी वो नमाज जनाजा में चले गए। तो मैंने कहा ये बात नहीं, उन्हें अभी ऑर्डर ही नहीं मिला था कि करना क्या है। उन्होंने क्या सी नमाज जनाजे चले जाने कि साड़ी अपनी नमाज जनाजा ना हो जाए ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी नमाज जनाजा से बचने के लिए उस पूरी कोर्ट ही जब नमाज जनाजा में चली गई, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई जमहूरियत का जनाजा है जिसको कंधा देने के लिए जुडिशरी पहुंच गई है, ठीक है ना। और वो जनाजा भी ऐसा है जमहूरियत का कि जिन्हें चुक लिया उन्हें चुक लिया, वो साथ वाले को कह रहा है मैं मारे है, कोई और भी आकर रिप्लेस कर दिया। अदलिया ने तो जनाजा, जमहूरियत का जनाजा निकाला ही है, कंधा नहीं दिया। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन असल बात यह है कि इससे आप अंदाजा कर लें कि हमारी जुडिशरी कितनी मोहताज है। किसकी? कितनी मोहताज है। मैं आ रहा हूँ उस तरफ, रोक करके मैं कि हम जो है कोई फैसला अपने तौर पे नहीं कर सकते, और ये सारा मैकेनिज्म जो है इतना जकड़ा हुआ है। काजी साहब आए थे तो मुझे लग रहा था कि जालिमो काजी आ गया तो कुछ ना कुछ होगा। काजी आके चले गए, कुछ नहीं हुआ। बिल पास करवा दिया, बिल पास हो गया। और उनका तो बिल पास हो गया, और कौम के जो बिजली का बिल पास हो रहा है वो कौन पास करेगा? जो रोज को बिजली के बिल कौम लेके खड़ी होती है और खुदकशियां कर रही होती है और मर रही होती है। ये जो अभी जुल्फकार रात ने बात की, मुझे इस पिछले 3 साल में ना वो कोई एक दिन बताएं जिस दिन पूरे दिन पार्लियामेंट ने गरीबों पे डिबेट की हो। आज मुझे लतीफा सुने जुल्फकार साहब, 1 घंटा का भी की हो, पूरा दिन तो बहुत हमारे आज वजीर आजम ने कहा फलस्तीनी तुलबा के एजाज में तकरीब में कि पाकिस्तान फलस्तीनी तुलबा की तालीम के लिए तमाम रास्ते खोल देगा। 350 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूल नहीं जाता, ओदे लिए किन्ने सोचना है? उन्हें गजा भेज दे, गजा भेज दें कि जी वहां से इनको ले आए और पढ़ा दें। 3.25 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का फिर रहा है। ये सारा दिस इज ऑल, अब मैं कुछ ये ऐसे ही बस है। और ये जो वो बात की है ना कि वो अब कब चली गई जी सूद वाली, वो 2028 तक वो एक बंदे की बीवी से लड़ाई हो गई, वो नाराज होकर बैठ गई। बंदा आया कहता कि मैं तेनू आधा घंटा देना, तू मान जा। कहती मैं नहीं मनगी। कहता चाहे 1 घंटा देना, कहती मैं नहीं मनगी। कहता अच्छा फिर 10 ना कितना घंटे चाहिए ने तेनू मनन लई? ठीक है, ये वो लोग हैं सारे, मैं ही मान जाऊंगा, ठीक है ना। और तू 10 ना भाई 28 तक चले गए। और पहला जुमला है हमारा आइन जुल्फकार साहब इस्लाम और उसके होगा। और नबी पाक नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं जितना थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, मैंने इतनी सख्त गुस्सा नबी पाक को कभी नहीं देखा किसी चीज पे जितना सूद के लिए उन्होंने कहा। आप उनके अहकामात से लड़े, अल्लाह के खिलाफ जंग करने के बाद आप उनके अहकामात से लड़े और कह रहे इस मुल्क में बरकत होगी। भाई कैसे होगी बरकत? हमारा बैंकिंग सिस्टम सूद से निकल ही नहीं सकता, सूद के निजाम में ऐसा जकड़ा हुआ है। कौमी जबान उर्दू है जी, ठीक है। ते इतने सारे बाबू साहिबान जिन्होंने इंग्लिश ने, ये तीनों जज एच सोनिया ने को बताया, कच्ची वो उधर से पढ़ा हुआ है, 2 कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आला तालीम के लिए अगर वो बाहर चले गया, राना साहब इसको वो नेगेटिव पॉइंट में ना मार्क करके लेकर आए, विच इज गुड। हमारे यहाँ पर यहाँ तालीम का स्टैंडर्ड इतना अच्छा कर दे कि कैम्ब्रिज वाले भी यहाँ पर पढ़े। लेकिन ये गलत बात है जो सूद वाली है। स्मॉग पर हमने डिस्कशन करनी है, वो बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस इशू पर हम बात करेंगे वो है स्मॉग, और लाहौर वाले तो ख़ास तौर पर पिछले कई सालों से ये सब स्मॉग बर्दाश्त कर रहे हैं। जो वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर आपकी हवा साफ़ है, जिस फ़ज़ा में आप सांस ले रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो आपकी लाइफ के चांसेस, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे बढ़ जाती है। लेकिन हर गुज़रते साल के साथ जिस आलूदा हवा में हम सांस ले रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी 5 साल को कम होता देखिए कि ये ज़िंदगी 5 साल आपकी कम हो जाएगी। इतने बुरे हालात हैं। और हम सर्दियों में चूँकि मौसम ऐसा होता है तो हमें स्मॉग नज़र आती है, लेकिन जो महकमा मौसमियात हैं, अगर आप उनके तज्ज़िये सुने या उनकी बातें सुने तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ा
365 दिन गंदी ही आलूदा ही रहती है। जिस तरह एक लेयर आती है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, इसी तरह की जून जुलाई में भी आती है, और तब भी हवा इतनी ही गंदी होती है, लेकिन सूरज इतना तेज होता है कि आपको वो फजा नजर नहीं आती। राहत साहब, हम इसी हवा में सांस लेते हैं, ये अमीर भी इसी हवा में कितने एयर प्योरीफायर वो अपने साथ रखते होंगे। चले हमारे लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, अपने लिए इस आलूदगी को कम कर दें। देखिए, ये हम तो हमेशा ही ये ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह करे कि यहाँ पे लोगों को खालिस कोई चीज़ मिल जाए। यहाँ पे मिर्चें ले लें, उसमें बूरा डाला हुआ होता है, दूध ले लें, दूध के अंदर पानी डाला होता है, हर पानी में चीज़ दूध होता है, पानी में दूध होता है। अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी नहीं बना, यकीन करें कि वहाँ पे मुझे परसों एक साहब मिले, उसने कहा मैं हल्फन कहता हूँ कि एक चीज़ 2 नंबर नहीं होती, सारी ग़िज़ाई चीज़ें 1 नंबर है। अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हमारी तो इतनी बदकिस्मती है कि अब आखिरी बात रह जाती है हम गरीबों के पास, मिडिल क्लासियों के पास, कि सांस तो कम हम ले सके। पहले तो कहते थे सांस के ऊपर शायद टैक्स लग जाए, तो ये टैक्स से ज़्यादा प्राइस है। हाँ। टैक्स तो चलो फिर भी रो पिट के कपड़े बेच के दे देंगे, चलो टैक्स लग जाए। अब जिंदगी की प्राइस के ऊपर आप लोग ये सारा कुछ झील रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज दुनिया का नंबर 1 मसला है और हमारा तरजीह में आखिरी नंबर पे भी नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है। पंजाब काबीना की सबसे तजर्बाकार मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर भी रही है, मरियम औरंगजेब, वो इस मिनिस्ट्री की निगरान है। राजा जहांगीर अनवर जो बड़े एक सीनियर मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं और बड़े तजर्बाकार ऑफिसर हैं, वो इसके सेक्रेटरी। दोनों की मौजूदगी में अच्छी तवक्को की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बदकिस्मती से 2-3 चीज़ें परमानेंट एक सेगमेंट बन गया। एक तो ये स्मोक, ये हर साल आनी है और हर साल हमने इसकी शामें करीबा पढ़नी है और हर साल आप आदत डाल रहे फिर तो भाई महसूस बर्बादी नहीं होती है। दूसरा सैलाब हर साल आता है। अल्लाह के फजल से सैलाब के साथ लोगों के बिलियंस रुपए की रोटियां जुड़ी हुई हैं, और वो इरिगेशन के इंजीनियर से लेके सारे लोगों ने उसमें पैसे कमाने होते हैं। कच्चे के डाकू सालाना सेगमेंट है। पुलिस वालों का जो बजट रह जाता है ना आखिरी साल के एंड पे, उन्होंने कच्चे डाकुआं दे होते हैं बिलियंस रुपए, ना कोई ऑर्डर ना कोई गल, उत्थे कहंदे इन्हें गोले बरूद सुट देता है, कितने पूछना है, वो खा जाते हैं। ये परमानेंट सेगमेंट है। सबको पता है सैलाब आना है, सबको पता है कच्चे के डाकू, लेकिन खत्म नहीं करना। बिल्कुल ठीक। ये स्मोक्ड आज जो सिचुएशन है 23 तारीख की शाम 7 बजे इसको मैंने चेक किया, ये 409 से 417 पॉइंट तक चली गई है। इसमें रिकमेंडेशन ये है कि आउटडोर एक्सरसाइज ना करें, प्योरीफायर इस्तेमाल करें, मास्क हर सूरत में इस्तेमाल करें, घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। बच्चों को अब गवर्नमेंट पंजाब ने कहा है कि जी उनकी असेंबली भी होगी कमरों के अंदर, टाइम सुबह का 9 बजे कर दिया गया, बट्टे बंद करने का कह दिया गया। मोटरसाइकिलें और जो ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं, ये गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन ये नाकाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई इससे बड़ा जुल्म आम लोगों के लिए और बच्चों के लिए और मासूम बच्चों के लिए नहीं हो सकता। इसमें यह कहा गया कि 151 से लेकर 200 तक ये मोजरे सेहत होता है, और 300 से ऊपर इंतहाई खतरनाक होता है, और ये इंसानी जिंदगी के लिए एक प्रेग्नेंट वेमेन के लिए बहुत खतरनाक है, नौज़ायदा बच्चों के लिए इस हवा में सांस लेना तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अगर बात गाड़ियों की आ जाती है कि पोल्यूशन है, गाड़ियां हैं, धुआं छोड़ती हैं, तो राहत साहब पाकिस्तान से ज़्यादा गाड़ियां मुझे लगता है कि शायद अमेरिका में चलती होंगी, और वहाँ पे तो एयर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, हर सेकंड के बाद एवरी 30 सेकंड एक जहाज़ लैंड कर रहा है, जहाज़ की पोल्यूशन। लेकिन उसके बावजूद हमें कभी ये तो नहीं सुनने को मिला कि न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। राना साहब खुश हो जाएं, पाकिस्तान कभी तो पहले नंबर पर आया। अरशद नदीम के बाद शायद हम ये पोल्यूशन में पहले नंबर पर आए। मैं गालिब का ना बड़ा फैन, 100-150 साल पहले का शायर, उसकी गजलें उठाएं, बहुत सारी चीज़ें आप हैरान हो जाएंगे। उनका एक शेर है कि लेसांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की स्कार गए शीशा गरी का। सांस लेने का उन्होंने तब कहा था, तब तो मास्क भी नहीं निकले सन, अच्छा ठीक है ना, तब उन्होंने कहा था। जो जुल्फकार राहत बात कर रहा है ना, वैसे तो मैं हर बात में मेरी माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून शुरू हो जाता है। आपने कभी गौर किया कि मियां नवाज साहब लाहौर में बहुत कम रहते हैं, मरी रहते हैं, या वो गलियात में रहते हैं? क्यों रहते हैं? जाती उम्रा में रहते तो हैं। नहीं, आप बताएं पिछले 6 माह से कितने दिन जाती उम्रा रहे? वो नहीं रहते, उस इसलिए कि उन्हें पता है कि ये लाहौर की पहाड़ियां पसंद है। नहीं, और ये भी उन्हें पसंद है कि मैंने इसमें सांस नहीं लेना। ये इस लाहौर में सांस लेने का मतलब अपनी जिंदगी के दिन कम करना है। लेकिन लाहौर लड़ना है,
रहना उत्थे खान साहब भी तो बनी गाला रहते हैं। नहीं मैं बात कर रहा हूँ खान साहब लाहौर में उनका अपना जब घर था तो वो यहीं पे रहते ज़मान थे, पार्क ठीक है ना। वैसे मैं उनको कोई तर्जुमान नहीं हूँ, वो जब यहाँ रहते थे तब कड़ा मैं उन्होंने नाल रहना था, तो मैं मुझे उसका कोई वो नहीं परवाह, लेकिन ठीक है ना। असल चीज ये है कि इसने कहा खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो। मैंने एक पुरानी फिल्म देखी थी तो उसमें बकायदा ना एक सीन होता था, घोड़ों की आवाज आती थी और पीछे से आवाज आता था खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, सुल्ताना डाकू आ गया जे, ठीक है। और वो दरवाजे बंद। यार ये सुल्ताना डाकू हमारी जान कब छोड़ेंगे? ये कच्चे के डाकुओं को रो रहे हो, मैं पक्के के डाकुओं को रो रहा हूं। कच्चे के डाकुओं ने क्या किया है जो पक्के के डाकुओं ने कर दिया इस मुल्क के साथ? कच्चे के डाकू तो बेचारे मासूम से हैं, वो भी ओनू देखो डाकू नु तो लगता है कि तो चंदा ही दे दो तो बेहतर है, ठीक है ना। वो हमारे पक्के के डाकुओं को देखो, शेरवानियां पहनी है, टाइयां पहनी हुई है और ऐसी ऐसी डकैतियां मारते, ऐसे ऐसे अगवा करते हैं कि मैं क्या आपको बताऊं। पूरा पाकिस्तान उन्होंने अगवा कर लिया, वो पूरा आइन अगवा करके बैठ गए। तो इसमें ना मियां नवाज शरीफ साहब या कोई जाती उम्रा या कोई भी जाती उम्रा में जितने दरख्त हैं और ये ज़मान पार्क में जितने दरख्त हैं ना, पॉल्यूशन नीचे आ जाती है उन इलाकों में। लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर है भाई? मेरा जो छोटा सा बच्चा है जो सुबह स्कूल जाता है, उसका क्या कसूर है कि वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है? यार ये आइन उसको तहफुज नहीं दे रहा। ये आइन सिर्फ इनके तहफुज के लिए कि वजीर आजम की मुद्दत एंड हो जाए, चीफ जस्टिस की मुद्दत एंड हो जाए, फला की मुद्दत एंड हो जाए, मेरा बच्चा मर जाएगा उसकी कोई हिफाजत नहीं है इस आइन के अंदर। इस रियासत उसकी हिफाजत की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। ये छोटे छोटे बच्चे, आप ये बड़ी मेहरबानी है खुदा की कसम जो पानी में दूध मिलाते हैं, ओए अब केमिकल का दूध आ गया है जो रगे काट देता है आपके, ठीक है ना। और सुने, हम अपने आप को बड़े मुसलमान कहते हैं, सुअर का गोश्त बेचते हैं हम इस शहर के अंदर। हम बातें कर रहे हैं मरी हुई मुर्गियां, मरी हुई मुर्गियों का गोश्त बेच रहे होते हैं हम यहाँ पे इस मुल्क के अंदर। हेपेटाइटिस सिस्टम हमारा अरूज पे है, हम गटर मिला हुआ पानी पी रहे हैं। तो उत्ते बैठे उन्होंने की प्रॉब्लम है, लो जी आइन के तहत चीफ जस्टिस 3 साल तक रहे, वो साडा की फायदा हो मैंने तो सब मेरा की फायदा हो। आप तो चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंच सकते, अगर 10 लाख हैं तो ही आपका कोई केस जाएगा। हाँ, मैं दो रिटे करनी है, मैंने घर की रजिस्ट्री रखवा दी है राणा साहब कह रहे हैं ताकि पहले आके मैं रिटा करता भावें ਉਹਨੂੰ 10 साल ही कर लो, लेकिन खुदा वास्ते करके सानू तो सजाब तो जाना आम आदमी के लिए तो कुछ करें। अब फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों का होगा जी, मरियम औरंगजेब साहब ने कहा। सवाल यह है कि ये सीजन में क्यों, ये सीजनल ऑर्डर है, और भाई ये तो 12 महीने होना चाहिए भाई। ये जब स्मोक आती है, सांस लोगों से लिया नहीं जाता, मीडिया शोर डालता है, हम जैसे लोग चीखते हैं, रोते हैं, तो ये साथ ही एक प्रेस रिलीज आ जाती है। दिल्ली वालों ने नहीं किया, इंडेक्स नीचे नहीं लेके अपने इकदामात से। अरे ये बात और का अब है, पेरिस के हालत अंदर क्या फ्यूल फ्री गाड़ियां हैं, मतलब अब हालत पता है क्या फिजा, जाएंगी। ये नहीं लाहौर का एरिया, कोट लखपत एरिया, वहां पे 416 से क्रॉस करके, और जरा 4 चैनल है। क्या कहा, इंडेक्स क्या कहता है कि कहां से फिजा जो है उसमें सांस लेना ना ये नहीं 200 तक, 151 से 200 तक हो सकता है, और उससे ऊपर मौत ही मौत। हम मौत में जी, मौत के अंदर आप मौत में जिंदगी गुजार रहे हैं। और ठोकर न्याज बेग है, ठोकर न्याज बेग वहां पे इससे भी ज्यादा है, कोट लखपत एरिया, जहां पे 4 चैनल्स का और गरीब वर्कर हमारे जैसे काम करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, इस वजह से वहां पर ज्यादा है, और वहां पे वहां का तो पानी बड़ा जहरीला है। एक नंबर आपके कोई, अभी ये पिछले दिनों कारपोरेशन ने कुत्ते मारने के लिए ना जहर लाए थे, वो कुत्ते खा के हंस दे सन, कहते थे भूख लगी होर दियो, जहर से मरते ही नहीं थे, जहर भी जाली है। हाँ, वो नहीं, कुत्ते उनको इशारा करते थे कि लियाओ होर दियो, भूख लगी है, और जहर भी 2 नंबर, मरने भी नहीं देते। अच्छा, जो मेडिसिन है, आप मजाल है पूरा फके लोग मारते हैं, मजाल है को असर हो जाए। पूरी कौम मियां नवाज शरीफ साहब की तरह शेर कह रही है, जहर देते हो पी लेते हैं, जीने नहीं देते हो मर लेते हैं। असी खुद नवाज शरीफ है सारे, असी खुद वो खड़े हैं सारे, कोई गल कर जहर पीने तो कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे बड़े अफसोस और दुख की बात है कि हम लोग चाहे इसको कर रहे हैं, लेकिन वाकई स्मॉग से ये कोई एक मसला अभी तो नहीं है। मतलब कोई गवर्नमेंट, इससे पुराने मोहसिन नकवी भी जब काम कर रहे थे, बड़ा उन्होंने भी इस पर जोर लगाया। अभी मरियम औरंगजेब है, उससे पहले वाली हुकूमतें, किसी ने इसको कोई कभी सीरियस नहीं लिया कि आखिर वो जो बाकियात होती हैं फसलों की, उनको जलाने से वजह बनती है, या फिर कहीं पर आग लगा दी जाती है कूड़े को, वो बनता है, या भट्टे हैं, भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे करना था।
कोई काम नजर नहीं आया, कोई काम होता इस पर नजर नहीं आया। सिर्फ हर सीजन में ये कह दिया जाता है जहां पर साइलेंसर नहीं होगा, धुआं छोड़ी होंगी गाड़ियां, उनका पकड़ के चलान कर दो, दैट्स इट। उसके बाद बाकी तो 2-4 महीने की बात है, उसके बाद अवाम जाने और फिर बाकी जाने। एनीवेज, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफिज।